महिंद्रा की फर्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो को लॉन्च हुए 22 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी आज तक इंडियन मार्केट में स्कॉर्पियो अच्छा सेल्स कर रही है। और इसी के लिए 2022 में जब महिंद्रा वालों ने उनका स्कॉर्पियो एन लॉन्च करा, जो कि स्कॉर्पियो की सेकंड जनरेशन थी, तो इसके बाद भी उन्होंने पहली जनरेशन वाली स्कॉर्पियो को डिसकंटिन्यू नहीं किया और वो आज तक स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से बिक रही है मार्केट में। तो ये गाड़ी कितनी बड़ी हिट रही महिंद्रा वालों के लिए ये तो आप सबको पता है, लेकिन इसके पीछे का स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1990s के टाइम पर महिंद्रा इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी और वो ज्यादातर दूसरे ब्रांड्स के लिए जॉइंट वेंचर में काम करते थे। महिंद्रा बेसिकली फोर्ड और रेनॉल्ट जैसी बड़ी इंटरनेशनल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कार्स असेंबल करके देती थी इंडिया में। तो महिंद्रा वालों का ये जॉइंट वेंचर वाला काम तो चल ही रहा था एक साइड, लेकिन इसके साथ वो उस टाइम पर विलिस जीप भी बनाया करती थी, जो कि हमारे इंडियन मिलिट्री में भी इस्तेमाल होती थी। तो महिंद्रा वालों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी एसयूवी बनाई जाए जिसमें अच्छी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी होगी और लोग उस गाड़ी को नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे। कुल मिला के महिंद्रा वालों को एक अर्बन एसयूवी बनाना था जो इस कंपनी को और ऊपर लेके जा पाती। जैसे कि मैंने बताया कि महिंद्रा उस टाइम पर इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, तो उनके पास नई गाड़ी को स्क्रैच से बनाने के लिए बहुत कम बजट था। फिर महिंद्रा वालों ने पवन गोयनका और एलन डुरांटे को हायर किया, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कार इंडस्ट्री का और वो लोग पहले भी बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे। तो फिर उन्होंने 8 लोगों का एक टीम बनाया जिन्हें इस प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो पे काम करना था। कुछ टाइम बाद उस टीम ने पवन गोयनका के सामने 2 ऑप्शंस रखे। सबसे पहला ऑप्शन, जो कमांडर महिंद्रा ऑलरेडी बनाती थी, उसी में कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशंस करके उसे फिर से रिलॉन्च कर सकते थे। और दूसरा ऑप्शन ये था कि एक नई गाड़ी को स्क्रैच से बनाया जाए 800 करोड़ के बजट में। पहला ऑप्शन में महिंद्रा वालों का ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन वो जो सक्सेस चाहते थे वो भी नहीं मिलता। और जो दूसरा वाला ऑप्शन था उसमें महिंद्रा वालों का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता, लेकिन अगर वो गाड़ी हिट हो जाती तो महिंद्रा एज एन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत अलग लेवल पे पहुंच जाती। फिर पवन गोयनका ने आनंद महिंद्रा और एलन डुरांटे के साथ बात किया, तो आनंद महिंद्रा ने दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया, क्योंकि उन्हें ये बात पता था कि अगर उस टाइम पर महिंद्रा ये स्टेप नहीं लेती तो बहुत लेट हो जाता, क्योंकि उस टाइम पर टाटा धड़ल्ले से गाड़ियां लॉन्च कर रही थी मार्केट में और अपना दबदबा सा बना रही थी। लेकिन टाटा साइज में भी बहुत बड़ी थी महिंद्रा के मुकाबले और इसी के लिए टाटा ये काम कर पा रहे थे। अब दूसरा ऑप्शन तो फाइनल हो चुका था, लेकिन पवन गोयनका ने जब बोर्ड के साथ मीटिंग करी तो बोर्ड ने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि भाई हम आपको 800 करोड़ रुपया नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पिछले 4 साल का कंबाइंड रेवेन्यू से भी ज्यादा था ये 800 करोड़ का बजट। और उन्होंने पवन गोयनका को बोला कि आप बजट को थोड़ा सा कम करने का कोशिश करो, हम इतना पैसा इस गाड़ी के डेवलपमेंट पर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये गाड़ी नहीं चलती और मार्केट में पिट जाती है तो महिंद्रा को बहुत बड़ा लॉस होता और वो मुश्किल से सर्वाइव कर पाते। तो पवन गोयनका 600 करोड़ का बजट बनाकर अपने टीम के पास गए और उन्हें बोला कि इस प्रोजेक्ट का बजट 600 करोड़ तक रखना है। कुछ टाइम बाद उनकी टीम ने उन्हें 550 करोड़ का बजट बताया और ऐसे महिंद्रा की स्कॉर्पियो प्रोजेक्ट पर काम चालू हुआ। क्योंकि महिंद्रा पहली बार किसी गाड़ी को स्क्रैच से बना रही थी, तो उन्होंने बहुत सारे बेस्ट इंजीनियर्स को हायर करा और साथ ही में बहुत सारे टीम्स भी बनाए और लगभग 5 साल का समय लगा इस महिंद्रा स्कॉर्पियो को बनने में। अब महिंद्रा स्कॉर्पियो के डिजाइन के पीछे भी बहुत ही कमाल का कहानी है। क्या है कि उन सारे टीम में से एक ऐसा बंदा था जो कि IIT ग्रेजुएट था और वो 26 साल का था और उसी ने ये महिंद्रा स्कॉर्पियो का डिजाइन बनाया था। तो आनंद महिंद्रा ने जब इस डिजाइन को देखा तो उन्होंने देखते ही फाइनल कर दिया। स्कॉर्पियो के पार्ट्स को अलग अलग जगह से सोर्स किया गया था। महिंद्रा ने उनके सप्लायर्स के साथ ऐसा जुगाड़ बैठाया कि कम से कम कॉस्ट में उनकी गाड़ी बन पाए और 5 साल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो तैयार थी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के लिए। और उस टाइम पे महिंद्रा वालों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि स्कॉर्पियो इतनी बड़ी हिट बन जाएगी। 2002 में महिंद्रा की पहली जनरेशन लॉन्च हुई। उस टाइम पर स्कॉर्पियो में एक 2.6 लीटर्स का डीजल इंजन आता था जो 109 PS की पावर प्रोड्यूस करती थी। लेकिन मजे की बात यह थी कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो टाटा की सफारी से राइवल करती थी। जहां टाटा सफारी अराउंड 9 लाख एक्स शोरूम के प्राइस पर आती थी, वही महिंद्रा की स्कॉर्पियो सिर्फ 5.5 लाख एक्स शोरूम के दाम पर आती थी। ऐसे देखा जाए तो ये दोनों गाड़ियां राइवल्स थी एक दूसरे की, लेकिन इन दोनों गाड़ियों के बीच में प्राइस गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से महिंद्रा स्कॉर्पियो की इंस्टेंट हिट बन गई और टाटा वालों को भी बाद में उनके सफारी का प्राइस कमाना पड़ा था इसकी वजह से। तो ये टाटा और महिंद्रा की जो राइवलरी है बहुत ही ज्यादा पुरानी है, आज से नहीं है, बहुत टाइम से चलते हुए आ रही है और इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब पक्का से कर ही लेना भाई, नहीं तो आप वो वीडियो मिस कर दोगे। और इसी के लिए सफारी के कंपैरिजन में स्कॉर्पियो अच्छा सेल्स कर रही थी और महिंद्रा का ये इतना बड़ा रिस्क लेना सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो लॉन्च होने के 4 साल बाद मतलब 2006 में इसका पहला फेसलिफ्ट आया, जिसमें इस बार पावर और टॉर्क और ज्यादा बढ़ा दी गई थी। इसमें वो हुड स्कूप भी आने लगा था जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, वो फंक्शनल भी थी। इस फेसलिफ्ट में 2 एयरबैग्स आते थे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ MID भी आने लगी। फिर 2009 में स्कॉर्पियो का दूसरा फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ, जिसमें ज्यादातर कॉस्मेटिक चेंजेस किया गया था, थोड़े से डिजाइन में चेंजेस करे गए थे और इसमें नए एलॉयज भी आते थे। लेकिन इस टाइम तक स्कॉर्पियो 8,15,000 एक्स शोरूम के दाम पर आती थी, जो ओरिजिनल स्कॉर्पियो से 2.5 लाख रुपए ज्यादा थी, पर फिर भी लोग महिंद्रा की स्कॉर्पियो ही ले रहे थे और इस चीज ने सफारी के सेल्स को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट किया। दूसरा फेसलिफ्ट के बाद अब टाइम था स्कॉर्पियो को एक नया लुक देने का, तो 2014 में महिंद्रा वालों ने तीसरा फेसलिफ्ट लॉन्च किया, जो दिखने में कुछ ऐसी लगती थी। पता नहीं क्यों लोग इसे सेकंड जनरेशन बोलते हैं स्कॉर्पियो की, लेकिन टेक्निकली ये तीसरी फेसलिफ्ट थी ओरिजिनल स्कॉर्पियो की। इसमें द लीजेंडरी 2.2 लीटर्स का M-Hawk इंजन आता था, जो आज तक महिंद्रा वाले अपनी XUV
XUV 700 और थार में इस्तेमाल करते हैं। इस वाले स्कॉर्पियो में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसा फीचर्स आने लगा और फिर फाइनली 2017 में स्कॉर्पियो के इंजन में मेजर चेंजेस करा गया और ये नई वाली इंजन 140 PS की पावर प्रोड्यूस करती थी और इसमें 320 Nm का टॉर्क भी आता था। और फिर 2022 में महिंद्रा ने उनके स्कॉर्पियो को स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से बेचना चालू किया। एक 22 साल पुरानी गाड़ी जिसके बहुत सारे फेसलिफ्ट्स आए वो मार्केट में आज तक एग्जिस्ट करती है और सिर्फ नाम के लिए नहीं बहुत अच्छा सेल्स भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि स्कॉर्पियो में सब कुछ परफेक्ट था, शुरुआत में बहुत सारे टेक्निकल फेलियर्स आते थे और इसका बिल्ड क्वालिटी भी इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन महिंद्रा वालों ने स्कॉर्पियो को टाइम बाय टाइम अपडेट्स देकर और फेसलिफ्ट्स देकर इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करे। जब स्कॉर्पियो के बारे में बात हो ही रही है तो इसके सेफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। 2016 वाली स्कॉर्पियो को ग्लोबल एनके वालों ने सेफ्टी रेटिंग टेस्ट करा था, जिसमें इस गाड़ी को कितने स्टार्स मिले अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दो, लेकिन मैं आपको अभी बोल देता हूँ इस गाड़ी को 0 स्टार्स मिले थे उस वाले सेफ्टी रेटिंग टेस्ट में। तो सेफ्टी के मामले में स्कॉर्पियो हमेशा से ही फीकी रही है और एक डिसएडवांटेज है इस गाड़ी में, स्कॉर्पियो को हाई स्पीड्स पे चलाते वक्त ऐसे टर्न्स मत मार लेना भाई बिल्कुल भी, क्योंकि इस गाड़ी का बॉडी रोल इतना ज्यादा है कि मैं क्या ही बताऊं। और ये इसलिए होता है क्योंकि स्कॉर्पियो एक बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली एसयूवी है और बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली गाड़ियों में अक्सर बॉडी रोल बहुत ही ज्यादा होता है। ये सब चीज को अगर इग्नोर करे तो स्कॉर्पियो महिंद्रा के लिए बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई और स्कॉर्पियो ही सबसे बड़ी रीजन बनी जिसकी वजह से टाटा वालों को सफारी डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। एक हिसाब से महिंद्रा वालों ने टाटा का बैंड बजा दिया था उस टाइम पे, क्योंकि स्कॉर्पियो सफारी के दाम पर लगभग सेम ऑफर करती थी कस्टमर्स को और इसी के लिए लोगों को स्कॉर्पियो इतना ज्यादा पसंद था। ये तो हो गई नॉर्मल स्कॉर्पियो की बात, लेकिन 2009 में महिंद्रा ने उनकी स्कॉर्पियो का एक पिकअप वर्जन लॉन्च किया था ऑस्ट्रेलियन मार्केट में और महिंद्रा गेटअवे नाम था इस गाड़ी का। इनफैक्ट स्कॉर्पियो की पिकअप वर्जन वाली गाड़ियां अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा बिकती है क्योंकि अफ्रीकन को इंडियन ब्रांड से कुछ ज्यादा ही प्यार है। तो अब ऐसा है कि 2020-22 के राउंड महिंद्रा की स्कॉर्पियो तो अच्छा बिक ही रही थी, लेकिन फिर महिंद्रा वालों ने सोचा कि अब फाइनली उन्हें इस गाड़ी का एक नया जनरेशन बनाना चाहिए, क्योंकि अब इंडियन मार्केट में पहली वाली जनरेशन थोड़ी सी पुरानी लगने लग गई थी। तो स्कॉर्पियो की फर्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के 21 साल बाद उसकी अगली जनरेशन आई जिसे हम स्कॉर्पियो एन के नाम से भी जानते हैं। इस गाड़ी के एड कैंपेन में महिंद्रा वालों ने इस नई वाली स्कॉर्पियो को बिग डैडी का टैग दिया था और सही में स्कॉर्पियो एन बिग डैडी है, क्योंकि इसमें आपको फॉर्च्यूनर जैसे डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। मतलब फॉर्च्यूनर के आधे दाम पर आप उतनी बड़ी गाड़ी ले सकते हो अब, और फॉर्च्यूनर के आधे दाम पर आपको सनरूफ भी मिल जाती है। अब फॉर्च्यूनर फैन बॉयज मुझे गालियां बकेंगे कमेंट्स में, लेकिन कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दो और वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या था ये भी कमेंट कर देना। बाकी लाइक करना मत भूलना भाई, लाइक करना ही है आपको, और सब्सक्राइब पक्का से कर ही देना, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करोगे तो अगला जो वीडियो आने वाला है महिंद्रा और टाटा की राइवलरी के ऊपर वो आप मिस कर दोगे। तो पक्का से सब्सक्राइब कर लेना भाई, फ्री है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।